कश्मीर, कैन वी गेट बैक आवर हेवन अगेन? कश्मीर, क्या हम अपना स्वर्ग जो हम लोग जिसको कहते थे धरती, वो क्या वापस हमें फिर मिल पाएगा? क्योंकि अभी वो स्वर्ग हमारी रीच में नहीं है, अभी वो स्वर्ग हमारे आउट ऑफ उसमें है। ये मैं इस रेफरेंस के साथ कह रहा हूँ। मेरे साथ इस समय अनुराधा भसीन जी जुड़ गई हैं, मेरे साथ शेख अब्दुल रहमान साहब जुड़ गए हैं। अनुराधा भसीन साहब कश्मीर टाइम्स की एडिटर रही हैं, शेख अब्दुल रहमान साहब वहाँ पूर्व में एमपी रहे हैं, और कुछ लोग भी जुड़ रहे हैं जैसे जैसे समय हो जाएगा। अनुराधा जी, सबसे पहले मैं कश्मीर की क्योंकि कश्मीर से ही इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं, जो कश्मीर मैं जानता हूं वो जम्मू कश्मीर का जब नाम लेते थे तो लद्दाख उसका पार्ट अपने आप में मानते थे जहनी तौर पे। टोटल कश्मीर की एरिया है 1,04,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,04,000 स्क्वायर किलोमीटर। लद्दाख उसमें से 59,000 स्क्वायर किलोमीटर अलग हो गया है, इट इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी नाउ। अब जम्मू कश्मीर केवल 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का रह गया। आप चूंकि आप वहीं पढ़ी पढ़ी लिखी हैं, आपने वहीं अपना कार्यक्षेत्र चुना। आपको अनुराधा जी लगता है कि कभी वो यूनाइटेड कश्मीर की याद, जैसे आज भी कुछ लोग कहें, एक लगता है ना कि यूनाइटेड भारत एक होना चाहिए था, डिवाइडेड भारत। आपको कभी लगता है कि ये टीस रह जाएगी जम्मू कश्मीर वालों में कि लद्दाख अलग कर दिया गया? अनुराधा जी, आप देखिए, ऐसा है कि जब आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मैप की, जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्रीज हैं वो पहली बार नहीं बदली गई हैं, पहली बार तब्दील नहीं हुई है, इससे पहले भी होता रहा है। और यहाँ पे अक्सर लोगों में पहले भी एक कहीं एक उनकी जो इमेजिनेशन में जो मैप देखा जाता था जम्मू कश्मीर का, उसमें जो पाकिस्तान के अंडर अभी कश्मीर का हिस्सा है, गिलगित बाल्तिस्तान है, मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, इसको भी देखा जाता था। और मेरा ख्याल है वो एक जो उसकी रंजिश थी वो और बढ़ गई, क्योंकि अनुराधा आज जी, थोड़ा दो हो थोड़ा गए सा हैं, बातचीत ये होती है, इसको भी आगे बांट दिया जाए। अनुराधा जी, थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर लीजिए, मतलब आवाज तेज कर लीजिए। जी। तो आज ये बोला जाता है कि हो सकता है इसके और हिस्से हों, जितने हो चुके हैं वो भी एक दुख की वजह बनी हुई है लोगों की। अनुराधा जी, मैं आपसे जरा एक और प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो पिछले मैं काफी वर्षों से 7-8 वर्षों से खास करके जब भी कोई डिबेट होती है तो कश्मीर की, तो सबसे पहले उसमें एक विषय आ जाता है कि कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ उसका उसका क्या है, और सारा विमर्श घूम घाम करके कश्मीर पंडित वापस नहीं गए। उसके रेफरेंस में कोई ये नहीं बताता है कि कश्मीर पंडित जब वहां से हटे थे तो उस समय जो जो सारे निर्णय ले रहे थे वो भाजपा के द्वारा भेजे गए, भाजपा द्वारा समर्थित सरकार थी, भाजपा के इंटरफियरेंस से भेजे गए जगमोहन जी थे। ये नहीं बताते हैं लोग। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, कश्मीर पंडित का मसला बहुत जरूरी है, उसका उसका कुछ ना कुछ हल निकलना चाहिए, लेकिन सारे विमर्श में क्या हम लोग जब जैसी बात शुरू होती है तुरंत कश्मीर पंडित की बात शुरू होती है। मैं आपसे अनुराधा जी ये समझना चाहूंगा कि 8 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जाने से पहले इनका जो स्टैंड बाहर ये ले रहे थे, ये बिल्कुल फर्क स्टैंड हुआ। वहां मीटिंग के बाद जब इन लोग निकले हैं तो बिल्कुल इन लोगों ने उस बात को किया ही नहीं कि 4 अगस्त 2019 का हमें वो स्टेटस चाहिए। इस पे मेरे ख्याल में लोगों ने ये जरूर कहा कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको लगाते समय हमसे बात करनी चाहिए थी, हटाते समय। आपको क्या लगता है कि अंदर इन लोगों ने जो भी स्टैंड था वो स्टैंड बदला है, जो इनका पब्लिक पोस्चर है? देखिए, पहले तो दूसरी बात पे कि कोई पब्लिक पोस्चरिंग जो है इन्होंने बदली है कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो अ, बातें आई हैं सामने मीडिया के ज़रिए, कुछ जो लीडर गए थे उनसे बातचीत करके कि वहाँ पे क्या हुआ, तो उसमें कुछ जो लीडर थे, ख़ास तौर पे जो गुपकार अलायंस के ग्रुप के, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, महबूबा और तारिक आमी साहब हैं, तो उन्होंने बात की थी धारा 370 को लेकर, और कहा था कि हमें वो सब मिलना चाहिए कि जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को।
अलबत्ता जो बाकी लीडरान थे उन्होंने बात ज़्यादा ऐसे की जैसे उस फैसले को कबूल लिया हो, और बात ज़्यादा घुमा फिरा के, और ये भी नहीं कहा, स्टेटहुड की मांग भी बहुत दबे लफ्ज़ों में की। हमें क्योंकि वो ज़्यादा सुनाई दे रहा है, क्योंकि जो एक मीडिया, एक पावरफुल सेक्शन ऑफ मीडिया जो हिंदुस्तान में है, आज वही बोली बोलता है जो सरकार बुलवाना चाहती है। और इस वजह से जो दूसरी आवाज़ें हैं वो हमें सुनाई नहीं दे रही। हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है कि सरकार ने ये बात रखी कि पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर इलेक्शन होगा यूटी के स्टेटस के साथ, और फिर उसके बाद देखेंगे एक अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड मिलेगी कि नहीं। और सभी मीडिया में डोमिनेंट डिस्कोर्स जो आ रहा है सामने, उसमें यही बात की जा रही है, जिसका मतलब है इस मीटिंग का कोई खास और एजेंडा और कुछ नहीं था। सिर्फ अपना जो बीजेपी सरकार करना चाहती है, और किसी जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से करना चाहती है, वो उस पे कायम है। और वो बाकी आवाज़ें जो हैं वो कॉस्मेटिक एक शो करके उनको सुनेंगी, लेकिन उस पे अमल कुछ नहीं करेंगी। तो इससे ये एक जाहिर होती है चीज़। अगर बातचीत ही करनी थी, अगर बातचीत एक सीरियस तरीके से, और वही एक तरीका है एक सभ्य समाज में, एक जमहूरी समाज में, एक डेमोक्रेटिक समाज में, एक तरीका है कि कहीं भी गलती हुई है या जो भी हुआ है किसी भी तरफ से हुई है, और सरकार को पहल करनी होती है, क्योंकि वही एक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार एंटिटी है। तो एक बातचीत के सिलसिले से शुरू होती है, लेकिन बातचीत के सिलसिले में कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कोई जिक्र नहीं है। कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिलता कि इसको सीरियसली आगे ले जाने के लिए लोगों के लिए कुछ रिलीफ मिल रहा है। कुछ लीडर्स ने स्टेटहुड के साथ साथ और गारंटीज भी मांगी। अभी शेख अब्दुल रहमान साहब ने कहा, और संदीप पांडे ने भी हवाला दिया जो लैंड रिफॉर्म्स का, और जो नए लैंड के कानून आए हैं। जब आप बात करते धारा 370 जो है वो सब्जुडिस है, इस पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसी के बेसिस पे, उस बदलाव के बेसिस पे वो कानून लाए हैं जो वो उस सारी रियलिटी को, लैंड रिफॉर्म्स को बदल देती है। जो लैंड टू टिलर है, आज वो लैंड जो बेनिफिशियरीज थे, आज वो इस खतरे में हैं कि लैंड माफिया या उन पे हावी हो जाएगा, या डेवलपमेंट की बुनियाद लेके, या स्ट्रेटेजिक रीजंस की बुनियाद लेके उनकी ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, या जो डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पर, जिस किस्म के लोग हिरासत में लिए गए हैं, मीडिया पे जो दबाव है, आम लोगों पे दबाव है, पॉलिटिकल वॉइसेस पे दबाव है, जो कोई कुछ बोलता है तो उसको पकड़ लो, उसके खिलाफ केस दर्ज कर दो। ये इस किस्म के माहौल में बदलाव आने की ज़रूरत थी। अगर बातचीत करनी थी तो एक बड़े दिल का क्या जो दिल की दूरी का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। दिल की दूरी की बात करना अलग चीज है, उसको अमल करना ग्राउंड पे, वो मैग्नैनिमिटी दिखाना, वो फिराख दिली दिखाना, वो कहीं पे इस वक्त नजर नहीं आ रही। हालांकि बहुत प्रीमेच्योर है टू से कि ये बिल्कुल एकदम एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज थी। आगे क्या होता है ये उस पर निर्भर करता है। और पहले आपने बात की वो कश्मीरी पंडितों की। अक्सर कश्मीरी पंडित्स को एक टूल बनाया गया हमेशा से। सन 1990 में उनको भाग के आना पड़ा। एक डर का माहौल था, यकीनन एक बहुत डर का माहौल था। वो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थे कश्मीर की वादी में। हालांकि जो नारा था उस वक़्त, आज़ादी का, जो मिलिटेंसी शुरू हुई, उनका कहना था कि हम तो सिर्फ आज़ादी है सबके लिए मांग रहे थे। लेकिन जो इस किस्म के स्लोगन्स लगाए गए, जिस किस्म का इस्तेमाल हुआ मस्जिदों का अनाउंसमेंट्स करने के लिए, वो एक ऐसी चीज़ है जो माइनॉरिटीज़ के
की साइकोलॉजी को बहुत बुरी तरह से उस पर असर होता है। और इस माहौल में जब ज़रूरत थी कि ब्रिजेस बनाए जाएं, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एक ब्रिजेस बनाएं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको फैसिलिटेट करें, जो शक की जो दीवारें खड़ी हो गई हैं उनको दूर करें। वो करने की बजाय जो जगमोहन साहब को एज गवर्नर भेजा, तो जगमोहन साहब का अपना प्लान था, वो उनका ख्याल था, वो ट्रीट करते थे कि जितने भी मुस्लिम हैं कश्मीर की वादी में वो टेररिस्ट हैं, और जितने सिर्फ मजलूम हैं वो पंडित हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पंडित लोग ही मारे जा रहे थे, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुसलमान मारे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा संख्या में जो पंडित्स पे उनको थ्रेट्स मिली या उनको मारा गया या किसी तरह से उन पे जोर ज़बरदस्ती हुई, वो इस वजह से भी हुई कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे या उनके इंटेलिजेंस के साथ कनेक्शंस थे। दे वर सीन एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और फेस ऑफ द गवर्नमेंट, उस वजह से भी मारा गया। सिर्फ कम्यूनल वजह से नहीं उनका पे अटैक्स हुए, कुछ केसेस में हालांकि वो भी हो सकता है। तो इसमें जब गवर्नर जगमोहन साहब आए तो उनका प्लान ये था, और उन्होंने यहाँ पे कई लोगों के साथ भी इसका जिक्र किया जिस दिन उन्होंने टेक ओवर किया, कि वो समझते हैं कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो अंडर थ्रेट है बहुत ज़्यादा, और उनको वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है, और फिर हम पूरी मिलिटेंसी ख़त्म कर देंगे। ये उनका एक राय थी जिस पे बहुत लोगों ने उनको मना भी किया। इसके बारे में बलराजपुरी साहब ने लिखा है। मेरे फादर जो बहुत एक्टिव थे वेद भसीन, उनके साथ भी मुलाकात हुई, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया, उन्होंने भी उनको मना किया ये बहुत सिनिस्टर प्लान है, इससे बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है दोनों कम्युनिटीज़ में, खला बहुत बढ़ जाएगा, फिर आप कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ले जा सकेंगे। और वही हुआ, जिस दिन से जैसे ही वहाँ से पलायन शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का, वैसे ही एक बड़े बड़े मैसेकर्स, सड़कों पे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या सड़कों के पे बाहर निकले थे, उनको मारना शुरू किया। सबसे पहला गांव कदल का मैसेकर। तो ये रही उसकी। और उसके बाद मुझे लगता है किसी भी कश्मीरी पंडितों को एक टूल बनाया गया, एक हिंदू राइट विंग ने उनको ज़बरदस्त उनका इस्तेमाल किया एक अपना प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, और उनके लिए किया कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं किया। किसी भी केंद्रीय सरकार ने ना पहले कोई ऐसी नीति बनाई कि उनको कैसे वापस ले जाया जाए सुरक्षित तौर पे। और सुरक्षित तौर पे अगर उनको वापस ले जाना है, सबसे पहले कम्युनिटी लेवल डायलॉग की ज़रूरत है। जब तक वो एश्योरेंस, वो सिक्योरिटी, वो सिर्फ कम्युनिटी लेवल से आ सकती है, वो सरकार नहीं दे सकती। और इस किस्म के कोई तरीकाकार सोचा नहीं गया। और जो ये बीजेपी इतने सालों से कश्मीरी पंडितों को एक ढाल बना के जो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे हैं, उन्होंने भी, आज तो 7 साल हो गए उनको हुकूमत में आए, उससे पहले वाजपेयी साहब के टाइम में भी थे, कोई ऐसा सीरियस कदम उठाया नहीं गया है कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घर में सुरक्षित तौर पे जा सके। मैं एक और चीज इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि मैं भी उसका गवाह रहा हूं। जब वीपी सिंह साहब की सरकार आई 89 में, तो कश्मीर मामलों का वो बनाया गया जॉर्ज फर्नांडिस साहब। और जॉर्ज साहब की जैसी आदत थी, वो जब जम्मू और कश्मीर जाना शुरू किए तो वो मस्जिद में जाते थे, और वो सेपरेटिस्ट, क्योंकि जॉर्ज इस मामले को मानते थे कि आपको बात तो डायलॉग से ही खत्म होगी, वो चाहे आप एक्सट्रीमिस्ट से करिए, चाहे टेररिस्ट से करिए, चाहे आतंकवादी से करिए, एंड ऑफ द डे आपको बात तो करनी होगी अगर बात से मामला सुलझ रहा है। तो ये चीज इन लोगों को बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। समर्थन था भारतीय जनता पार्टी का बाहर से, और मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि ये सारा प्रेशर हुआ वीपी सिंह के ऊपर कि जॉर्ज फर्नांडिस को वहां से हटाया जाए, नहीं तो मालूम नहीं क्या करेंगे। अब अनुराधा जी आपके पास आ रहा हूं, और मैंने ये 2 नाम इसलिए लिए हैं कि मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं या आगे देखेंगे, वो इसको गूगल कर लीजिएगा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल की जो उन्होंने बलिदान दिया, और ब्रिगेडियर उस्मान ने, वो अगर नहीं होते तो कश्मीर का नक्शा दूसरा होता।
मैं अनुराधा जी आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। पॉलिटिकल लीडरशिप भाई, मैं जितना मुझे ज्यादा उम्मीद थी इस कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप से, क्योंकि कम से कम 2-3 सवाल तो पूछे होते प्राइम मिनिस्टर से कि साहब आपने कहा था कि हम अमन चैन कर देंगे, दो अब सब ये 370 हट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ एक डेवलपमेंट का एक व्हाइट पेपर दे दीजिए कि कितना अमन चैन हो गया, कितनी नई इंडस्ट्री आ गई, कितना पर कैपिटा बढ़ गया, कितना जीडीपी। और दूसरी चीज एक ये भी थी, अब 7 साल से इस भाजपा, मतलब 7 साल से भाजपा की सरकार है यहाँ, पहले भी रही, कितने कश्मीर पंडितों को आपने बाहर वापस ले जाके वहां बसाया, क्योंकि ये बार बार इसको आप इश्यू बनाते रहिए क्योंकि ये आपको सूट करता है। इस पे भी मुझे लगता था पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ करना चाहिए था, जो लोग गए थे। लेकिन अब अनुराधा जी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप इस समय महबूबा मुफ्ती सबसे बड़ी वॉइस होके निकल रही है, क्योंकि जितना उन्होंने स्टैंड लिया है, जितना वो बोली है, शायद जैसा जो बाहर खबरें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप अब महबूबा मुफ्ती ज्यादा उसमें है? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में कश्मीर की जो पूरी हिस्ट्री ले लीजिए, ये पहली बार नहीं है कि उनके साथ एक बिट्रेयल हुआ है नई दिल्ली की तरफ से। लेकिन जिस किस्म का हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन पहले भी किस लीडर को हटाना है, किसको रखना है, यहाँ तक कि सबसे जो बड़े लीडर माने जाते हैं कश्मीर में 47 से लेके या उससे पहले भी, शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला तक को हिरासत में ले लिया क्योंकि नई दिल्ली को डर था कि ये आवाज़ उठाएंगे, ये कहीं उन पे शक की निगाह से देख रहे थे, वो आज़ादी की बात ना कर दें, तो इसलिए उनको हिरासत में लिया। फिर उसको उनको कई साल बाद फिर से रिहा करके और दोबारा लेके आए। लेकिन इस बीच किस लीडर को बनाना है, किसको तोड़ना है, किसको रखना है, ये इसी किस्म का, इसी के इर्द गिर्द पॉलिटिकल सिस्टम रहा। जो भी राज जम्मू कश्मीर में करता था वो नई दिल्ली की गुड बुक्स में होना चाहिए। तो यही एक नियम था वहाँ की पॉलिटिकल रूल का। जो बीजेपी ने किया 2019 में या उससे पहले से ही तैयारी शुरू थी, उन्होंने पूरा का पूरा ढांचा ही गिरा दिया। एक लीडर को दूसरे के साथ नहीं रिप्लेस किया, उन्होंने सबको एक साथ ही खत्म किया, सबको हिरासत में लिया। उसके बाद किस तरह से उन पे मीडिया के ज़रिए या बयानों के ज़रिए उनके खिलाफ जिस तरह की कैंपेन्स चलाई, उनको विलिफाई किया, कभी गैंग बोलकर, कभी करप्ट बोलकर, कभी डायनेस्टिक रूल, कभी ये कभी वो। तो आज की डेट में, और जिस तरह से लोगों का जिन्हें भरोसा था हिंदुस्तान पे या हिंदुस्तान की सरकार पे, 2019 के जो कदम हैं वो उन पे भी बहुत असर हुआ। उनका जो यकीन है जिन लोगों का था, वहाँ पे मुख्तलिफ राय के लोग हैं, ज़्यादातर आज़ादी पसंद थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो दिल्ली के साथ चलने को तैयार थे अगर कुछ कंसेशंस मिलते। उन लोगों का जो भरोसा बिल्कुल टूट गया, और वही लोग हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस में भी शामिल होते थे। तो उस जब आपने वो पूरा का पूरा ढांचा गिरा के उनका पूरा भरोसा जो है बिल्कुल जीरो कर दिया, तो उसके बाद उनका जो भरोसा है, विश्वास है, किसी भी प्रो इंडिया लीडरशिप में नहीं रहेगा। चाहे वो ये, अब हमने पीछे देखा डीडीसी, ये भी कहा जा सकता है डीडीसी इलेक्शन में लोग निकले और उन्होंने वोट दिया। वोट देने जब लोग निकलते हैं वो कई और चीज़ें सोच के भी निकलते हैं, सिर्फ उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं होती हैं जहन में, उनके जहन में होते हैं उनके रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, पानी, सड़क का। और ये भी है पोस्ट मोदी जो जिस किस्म का सिलसिला बना हुआ है और बात की जाती है कि यहाँ पे हम हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट लाएंगे जम्मू कश्मीर में, तो इस डर से भी अक्सर कश्मीर की वादी के लोग वोट देने के लिए निकलते हैं टू कीप द बीजेपी आउट। तो लेकिन एक ज़मीनी सतह पे
जमीनी सतह पे इन सब लीडर्स की लेजिटिमेसी आज बहुत वीक है। वो किस तरह से कनेक्ट कर पा सकते हैं स्टेट के इन लीडर्स के साथ, ये आज की डेट में तो नहीं नजर आ रहा। इनको देखा जाता है एज पपेट्स ऑफ न्यू दिल्ली, एज एजेंट्स ऑफ न्यू दिल्ली या कोलैबोरेटर्स ऑफ न्यू दिल्ली। इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। शुक्रिया अनुराधा जी। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।